दोस्तों, भारतीय इतिहास की वह मिट्टी जो सदियों से महापुरुषों को जन्म देती आई है, आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता का आधार केवल किताबी ज्ञान या उच्च पद नहीं होता, बल्कि वह अटल संकल्प होता है जो अपमान की आग में तपकर और भी चमकदार हो जाता है। वो संकल्प जो जाति की दीवारों को तोड़कर मानवता की एकता को मजबूत करता है, जो भेदभाव की कड़वी हवा में भी न्याय का दीपक जलाए रखता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करेंगे जो न केवल एक व्यक्ति की जीवनी का हिस्सा है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना है। ये कहानी है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें हम दलितों के मसीहा, संविधान के शिल्पकार और समानता के प्रतीक के रूप में जानते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है एक ऐसे ब्राह्मण प्रोफेसर को जिनका नाम है संजय तिवारी। प्रोफेसर संजय तिवारी, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इतिहास में PhD प्राप्त एक प्रसिद्ध विद्वान हैं और जिनकी किताबें ब्राह्मण दर्शन, वेदांत और प्राचीन भारतीय समाज पर केंद्रित रही हैं। वे खुद एक ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, जहां वेदों की मंत्रोच्चारण और यज्ञों की सुगंध ने उनके बचपन को सींचा है। लेकिन प्रोफेसर तिवारी का हृदय इतना विशाल है कि वे जाति की सीमाओं को पार कर बाबा साहेब जैसे महापुरुषों की महिमा का गुणगान करते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विशाल मंच जहां हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के सदस्य एकत्रित हैं, पंडित, विद्वान, युवा छात्र, महिलाएं और बुजुर्ग। यह आयोजन था ब्राह्मण सम्मेलन का, जहां वेदों की व्याख्या, संस्कृत की कक्षाएं और सामाजिक मुद्दों पर बहस हो रही थी। लेकिन जब प्रोफेसर तिवारी मंच पर चढ़े तो उनके हाथ में कोई वेद ग्रंथ नहीं था, बल्कि एक पुरानी डायरी और कुछ फोटोग्राफ्स थे। उनकी आंखों में एक गहरी भावुकता थी और आवाज़ में वो कंपन जो सच्ची कहानी सुनाने वाले के स्वर में आता है। उन्होंने कहा, मेरे ब्राह्मण भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बाबा साहेब आम्बेडकर की ज़िंदगी से ली गई है। ये कहानी उन सभी के लिए है जो कहते हैं कि बाबा साहेब ने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन सुनिए, बाबा साहेब ने न केवल दलितों के लिए, बल्कि हर जाति, हर वर्ग, हर महिला और पूरे भारतीय समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे जाति के बंधनों से ऊपर उठे और न्याय की ज्योति जलाकर सबको रोशन किया। जैसे ही उन्होंने कहानी शुरू की, सभागार में सन्नाटा छा गया। लोग आंखें नम कर बैठे थे और अंत तक तालियां गूंजी, आंसू बहे और जय भीम के नारे लगे। ये कहानी 1920 के दशक की है, जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य की लोहे की मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। स्वतंत्रता की हवाएं तो उड़ रही थीं, लेकिन समाज के अंदर की दीवारें जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता अभी भी इतनी मजबूत थीं कि वे मानवता को कुचल रही थीं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू शहर में हुआ था। महू, जो उस समय ब्रिटिश सेना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, वहाँ उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पर तैनात थे। रामजी जी एक सख्त अनुशासन वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व सिखाया। माँ भीमाबाई एक साधारण गृहिणी थीं, लेकिन उनके हृदय में करुणा का समुद्र था। बाबा साहेब परिवार के 14वें बच्चे थे, लेकिन दुख की बात यह थी कि उनके कई भाई बहन बचपन में ही चल बसे। परिवार महार जाति से था, जो उस समय अस्पृश्य मानी जाती थी। बचपन से ही बाबा साहेब को जातिवाद की कड़वी गोली चखनी पड़ी। स्कूल जाते समय उन्हें ऊंची जाति के बच्चों से अलग रखा जाता था। कक्षा में उन्हें पीछे की बेंच पर बिठाया जाता और शिक्षक भी उन्हें छूने से कतराते। पानी पीने के लिए तो उन्हें किसी ऊंचे जाति के लड़के से कहना पड़ता, जो झाड़ू से लोटा साफ करके उन्हें देता। एक बार तो ऐसा हुआ कि बाबा साहेब को प्यास लगी, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। वे घंटों इंतजार करते रहे और अंत में भूखे प्यासे घर लौट आए। लेकिन इन अपमानों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया। बाबा साहेब की आंखों में एक ज्वाला जल रही थी, शिक्षा की ज्वाला, जो उन्हें ऊंचा उठाने वाली थी। उनके पिता ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया। रामजी जी कहते, भीम, तुम्हें पढ़ना है, लिखना है। जाति का क्या, ज्ञान तो सबके लिए समान है। बाबा साहेब ने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जहां उनकी बुद्धि की चमक सबको आश्चर्य में डाल देती। फिर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। बाबा साहेब अमेरिका गए, कोलंबिया विश्वविद्यालय में MA और PhD की डिग्री ली। उनकी थीसिस प्रोविंशियल सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया इतनी प्रभावशाली थी कि प्रोफेसर जॉन ड्यूवी ने उन्हें अपना शिष्य माना। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट और ग्रेज इन से बैरिस्टर की उपाधि। 1915 से 1921 तक का ये सफ़र किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक दलित बालक जो पानी तक न छू सके, अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों का स्नातक बन चुका था। लेकिन जब वे भारत लौटे तो सपनों की उड़ान रुक गई। समाज ने उन्हें फिर से नीचे गिराने की कोशिश की। 1920 का दशक, जब बाबा साहेब बैरिस्टर बनकर मुंबई पहुंचे। मुंबई, जो ब्रिटिश राज की चमकती हुई राजधानी थी, जहाज़ों से भरे बंदरगाह, ऊंची इमारतें और व्यस्त सड़कें।
लेकिन उसके अंदर छिपा था जातिवाद का काला साया। बॉम्बे हाई कोर्ट का वो भव्य भवन, जहां संगमरमर की दीवारें चमक रही थीं, लकड़ी के ऊंचे दरवाजे न्याय का स्वागत कर रहे थे और जजों की गावेल धमक रही थी। बाबा साहेब ने काला कोट पहना, सफ़ेद कॉलर लगाया, बैग में कानूनी किताबें लाद कर आत्मविश्वास से भरे कदमों से अंदर प्रवेश किया। उनके मन में एक सपना था, कानून के माध्यम से उन दलितों की आवाज़ बनना जो सदियों से चुप थे। लेकिन जैसे ही वे कोर्ट रूम में पहुंचे, हवा में एक सन्नाटा सा छा गया। वहां मौजूद सभी वकील माइनस ब्राह्मण, कायस्थ, बनिया, पारसी उनकी ओर घूरने लगे। किसी ने पहचान लिया, किसी ने फुसफुसाया, अरे ये तो वही महार जाति का है, विदेश से पढ़कर आ गया, अब हमारे पवित्र कोर्ट में घुस आया। हंसी की लहर दौड़ गई। कोई व्यंग्य कस रहा था, कोई कंधे उचका रहा था। बाबा साहेब ने अपना टेबल ढूंढना शुरू किया। हर वकील के पास एक निश्चित स्थान होता था, चमचमाती लकड़ी की मेज़, आरामदायक कुर्सी, फाइलों के लिए शेल्फ। लेकिन बाबा साहेब के लिए कोई जगह नहीं थी। वे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन हर कुर्सी पहले से कब्जे में थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप भी बाबा साहेब आम्बेडकर को सच्चे दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम, जय संविधान ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तभी एक वकील, जो शायद एक ब्राह्मण था और जिसका नाम था पंडित हरिश्चंद्र जोशी, ने ज़ोर से हंसकर कहा, अरे बैरिस्टर साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, लंदन से डिग्री लाए हैं। क्या ज़रूरत है आपको इस कोर्ट के अंदर बैठने की? बाहर जाकर कोई छोटी सी जगह बना लीजिए। आपका तो दुकान वैसे भी चल जाएगा, गरीबों के केस, दलितों के झगड़े, यहाँ ऊंचे लोगों का क्या काम? ये बात सुनकर पूरा कोर्ट हंस पड़ा। कुछ वकीलों ने ताली बजाई, कुछ ने सिर हिलाकर सहमति जताई। ये नंगा अपमान था। बाबा साहेब, जो लंदन की अदालतों में अपनी दलीलों से जजों को मंत्रमुग्ध कर चुके थे, जहां उन्हें उनकी योग्यता पर सलामी दी जाती थी, यहाँ अपनी मातृभूमि में जाति के नाम पर थूका जा रहा था। उनके चेहरे पर एक पल के लिए दर्द झलका, लेकिन वे टूटे नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा महोदय, ज्ञान तो कहीं भी फैल सकता है। और चुपचाप कोर्ट से बाहर निकल आए। बाहर कोर्ट की सीढ़ियों के पास एक धूल भरी जगह थी। सूरज की तेज धूप, आती जाती भीड़ और घोड़ों गाड़ियों की आवाज़ें। बाबा साहेब ने वहां झाड़ू लगाए, धूल साफ की, एक छोटा सा बोर्ड लगाया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बैरिस्टर एट लॉ, और वहीं एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गए। यह दृश्य कितना हृदय विदारक था। एक महान विद्वान सड़क किनारे बैठा फाइलें देख रहा है, जबकि अंदर के वकील चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब का हृदय पर्वत जैसा अटल था। वे जानते थे, संघर्ष ही तो सफलता का द्वार है। अपमान को ईंधन बनाओ, आग जलाओ। धीरे धीरे छोटे मोटे केस आने लगे। कोई गरीब मजदूर जिसका मजूरी का विवाद था, कोई दलित महिला जिसकी ज़मीन पर ऊंची जाति के लोग कब्जा कर रहे थे, कोई साधारण चोरी का मुकदमा। बाबा साहेब हर केस को पूरी निष्ठा से लड़ते। उनकी दलीलें इतनी तार्किक होती कि जज भी सोच में पड़ जाते। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक दलित किसान का केस था, जहां ऊंची जाति के जमींदार ने उसे फर्जी केस में फंसा दिया था। बाबा साहेब ने अदालत में खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, कानून जाति नहीं देखता, यह मानवता का दर्पण है। यदि हम भेदभाव करेंगे तो न्याय का क्या होगा? जज प्रभावित हुए और किसान निर्दोष साबित हुआ। ऐसी खबरें फैलने लगीं। बाबा साहेब का छोटा सा दुकान धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लोग आते, फाइलें रखते और जाते। रोजी रोटी चलने लगी, लेकिन अपमान रुका नहीं। कोर्ट के अंदर के वकील अभी भी बाहर झांककर मजाक उड़ाते। देखो, महार बैरिस्टर को कितने ग्राहक मिल गए। लेकिन बाबा साहेब चुप रहते। वे जवाब कर्मों से देते थे, शब्दों से नहीं। इस बीच मुंबई के एक अमीर सेठ की जिंदगी में तूफान आ गया। वो सेठ ब्राह्मण कुल का था। नाम था लाला गोविंद राम मेहता। उनका कारोबार कपड़ा, अनाज और ज्वेलरी का था, जो पूरे शहर में फैला हुआ था। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। महलनुमा घर, नौकर चाकर और इकलौता बेटा रामेश्वर, जो 20 साल का जवान था। रामेश्वर एक साधारण दुर्घटना में फंस गया था। एक झगड़े में किसी की हत्या का आरोप लग गया। अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। सेठ और सेठानी का संसार उजड़ गया। सेठानी तो बिस्तर पर पड़ गईं, रो रो कर आंखें सूज गईं। मेरा बेटा, मेरा इकलौता लाल कौन संभालेगा अब घर? सेठ पूरे मुंबई में घूमे। सर तेज बहादुर सप्रू जैसे बड़े वकीलों के पास गए, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन सबने मना कर दिया। सेठ जी, सबूत मजबूत हैं, फांसी तय है। सेठ के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, नींद उड़ गई।
उनका कारोबार ठप हो गया क्योंकि मन कहीं न लगता। वे हर मंदिर जाते, हर संत से प्रार्थना करते, लेकिन निराशा ही मिलती। आखिरकार सेठ कोर्ट पहुंचे। वहां वकीलों को फाइल दिखाई, लेकिन फिर वही जवाब। तभी एक वकील ने व्यंग्य से कहा, सेठ जी, आपका केस तो वही लड़ेगा जो बाहर बैठा है, महार जाति का बैरिस्टर। बहुत विद्वान है, लंदन से आया है। जाइए, उसी से कहिए। ये टोटका था चिढ़ाने के लिए। वे जानते थे सेठ ऊंची जाति का है, शायद दलित के पास न जाए। लेकिन सेठ का दिल टूट चुका था, आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे। उसके लिए बेटा ही सब कुछ था। क्या पता वो बैरिस्टर चमत्कार कर दे। और सेठ बाहर निकले, जहां बाबा साहेब बैठे थे धूप में, फाइलें देखते हुए। दलितों के मसीहा, लेकिन आज एक ब्राह्मण सेठ के चरणों में गिरने वाले थे। प्रोफेसर संजय तिवारी की आवाज़ मंच पर गूंज रही थी, जैसे कोई प्राचीन वेदपाठी मंत्र फेंक रहा हो, लेकिन ये मंत्र था बाबा साहेब की महानता का। सभागार में बैठे ब्राह्मण समाज के सदस्य, जो पहले शायद जातिगत गर्व में डूबे थे, अब आंसुओं की नदी में बह रहे थे। प्रोफेसर तिवारी ने ठहराव लिया, एक गहरी सांस ली और कहा, भाइयों और बहनों, भाग 1 में हमने देखा कि कैसे बाबा साहेब ने अपमान की आग में तपकर अपनी वकालत की नींव रखी। अब सुनिए भाग 2, जहां न्याय की वो चिंगारी फूटती है जो न केवल एक ब्राह्मण सेठ के इकलौते बेटे की जान बचाती है, बल्कि पूरे समाज को संदेश देती है बाबा साहेब जाति के बंधनों से ऊपर थे। वे ब्राह्मणों के लिए नहीं, मानवता के लिए जीते थे। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, सभागार में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। हवा में भावुकता का घना बादल लटक गया और लोग बाबा साहेब की उस दृढ़ता को महसूस करने लगे जो सदियों के अंधकार को चीर सकती थी। यह कहानी उसी 1920 के दशक की है, जब मुंबई की गलियां धन दौलत और दुख की कहानियों से भरी पड़ी थीं। सूरज की तेज किरणें कोर्ट की दीवारों पर पड़ रही थीं और बाहर बाबा साहेब की छोटी सी वकालत की जगह पर धूल उड़ रही थी। लेकिन आज वो जगह एक ब्राह्मण सेठ के आंसुओं से सींची जाने वाली थी। सेठ लाला गोविंदराम मेहता, जिनके कंधों पर पूरे वंश का बोझ था, कोर्ट के बाहर की उस धूल भरी जगह पर पहुंचे। उनके चेहरे पर निराशा की गहरी रेखाएं उभरी हुई थीं, आंखें लाल और हाथों में वो फाइल कांप रही थी जो उनके बेटे रामेश्वर की जिंदगी का फैसला करने वाली थी। सेठ ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कोर्ट के अंदर से वकीलों की हंसी की आवाजें आ रही थीं, लेकिन बाहर सब शांत था। फिर उनकी नजर पड़ी बाबा साहेब पर, एक साधारण कुर्सी पर बैठे, फाइलें देखते हुए, चेहरे पर वो शांत मुस्कान जो दुख में भी आशा जगाती है। सेठ के पैर लड़खड़ा गए। वे सीधे बाबा साहेब के चरणों में गिर पड़े, जैसे कोई भक्त अपने आराध्य के सामने नतमस्तक हो जाता है। बैरिस्टर साहब, बाबा साहेब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। उनकी आवाज़ टूट रही थी, आंसू धरती को गीला कर रहे थे। बाबा साहेब चौंक गए। उन्होंने तुरंत सेठ को उठाने की कोशिश की, लेकिन सेठ चिपक गए। उठिए सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं? मैं तो एक साधारण वकील हूँ। लेकिन सेठ नहीं माने। उन्होंने फाइल आगे बढ़ाई और बोले, साहब ये देखिए, मेरा इकलौता बेटा रामेश्वर 20 साल का फांसी की सज़ा हो गई है। मैंने पूरे मुंबई को छान मारा। सर तेज बहादुर सप्रू से लेकर हर बड़े वकील तक गया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन सबने मना कर दिया। कहा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने आपके चेहरे पर कुछ देखा, वो आशा, वो बुद्धि। अगर कोई बचा सकता है तो आप ही बचा सकते हैं, वरना पूरी दुनिया की कोई ताकत मेरे बच्चे को नहीं बचा सकती। सेठ की आंखों में वो दर्द था जो एक पिता का होता है जब उसके लाल की जान दांव पर लगी हो। बाबा साहेब ने फाइल को हाथ में लिया, लेकिन तुरंत नीचे रख दिया। उनका चेहरा गंभीर हो गया। वे जानते थे कि ये केस कितना जटिल है। हत्या का आरोप, मजबूत सबूत और सिर्फ 10 दिन बाकी। फांसी का फंदा तैयार था, लेकिन बाबा साहेब ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, मैं क्या कर सकता हूँ? आपने तो बड़े बड़े वकीलों को दिखाया होगा, वे कानून के देवता हैं। मैं तो बाहर का हूँ, महार जाति का। ऊंची जाति के केस ये तो मेरी पहुँच से बाहर है। जाइए, उनसे ही कहिए, मैं छोटे मोटे केस लड़ता हूँ, लेकिन ये मौत का सवाल है। सेठ ने सिर हिला दिया। उनके हाथ बाबा साहेब के पैरों पर रख दिए। नहीं साहब, नहीं। मैंने आपके चेहरे को देखा है। आपकी आंखों में वह ज्योति है जो न्याय की है। बड़े वकील तो कानून को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, लेकिन वे पैसों के भूखे हैं। उन्होंने मेरी फाइल देखी, लेकिन दिल से नहीं देखी। आप तो सच्चे हो, मेरी बात मान लीजिए। मैं ये पीड़ा सह लूँगा, लेकिन जो उसकी माँ है सेठानी, जब उसे पता चलेगा कि बेटा नहीं रहा, तो वो भी उसके गम में मर जाएगी। बाबा साहेब,
2 अर्थियां निकलेंगी एक ही घर से। मेरा इकलौता वारिस, इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा? मैं अकेला पड़ जाऊंगा। क्या करूंगा मैं इसका? बस एक बार कोशिश कर लीजिए, भगवान के नाम पर। सेठ की आवाज़ में वो करुणा थी जो किसी भी हृदय को पिघला देती। वे गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, जैसे कोई भिखारी दान मांग रहा हो। मुंबई की गलियों में घूमते हुए उन्होंने कितने अपमान सहे थे। वकील उन्हें दरवाजे से ही लौटा देते, कहते जाओ सेठ, ये केस हार जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक दलित बैरिस्टर के सामने वे खुद को छोटा महसूस कर रहे थे। जाति का क्या, जब जान का सवाल हो। बाबा साहेब का हृदय पिघल गया। सेठ की वो बात 2 अर्थियां निकलेंगी उनके कानों में गूंज रही थी। अचानक उनकी आंखों के सामने बचपन की एक तस्वीर उभर आई। वो तस्वीर उनकी माँ भीमाबाई की। बाबा साहेब छोटे थे, महू के उस छोटे से घर में। माँ ने उन्हें गोद में बिठाकर कहा था, भीमा बेटा, कभी ज़रूरत पड़े तो निर्दोष की जान बचाने के लिए, किसी अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो संकोच मत करना, संकोच मत करना भीमा, न्याय के लिए सब जायज़ है। वो शब्द आज भी बाबा साहेब के कानों में बजते थे। माँ की वो सीख जो छुआछूत के दर्द में भी न्याय की ज्योति जलाती थी। बाबा साहेब ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर फाइल को हाथ में लिया। उन्होंने पन्ने पलटे, सबूत, गवाह, कानूनी धाराएं, सब कुछ उनके दिमाग में घूम गया। फिर उन्होंने सेठ से पूछा, सेठ जी, ये फाइल इससे पहले किसी और वकील को तो नहीं दिखाई गई? कोई नेम प्लेट तो नहीं लगी? सेठ ने सिर हिलाया। नहीं बैरिस्टर साहब, ये पहली बार किसी को सौंप रहा हूँ। मैंने इस फाइल पर इतना खर्च किया है कि आने वाली 3 पीढ़ियाँ भी कम ना आ सकें। बस आप ही बचा लीजिए। सेठ फिर चरणों में गिर पड़े, हाथ पकड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। बाबा साहेब ने उन्हें उठाया और धीरे से कहा, ठीक है सेठ जी, जाइए, मैं आपका केस लड़ूंगा, लेकिन याद रखिए न्याय भगवान के हाथ में है। सेठ के चेहरे पर एक चमत्कारिक मुस्कान फैल गई। वे उठे, बाबा साहेब के हाथ चूमे और बोले, मुझे यकीन है साहब, मेरा बच्चा बच जाएगा। जिंदगी और मौत में बस 10 दिन का फासला है, लेकिन आपकी दलीलें तो पहाड़ हिला देंगी। सेठ चले गए, लेकिन उनके कदम हल्के थे। घर लौटे तो सेठानी को बताया, एक महान बैरिस्टर मिला, सब ठीक हो जाएगा। सेठानी ने आंसू पोंछे और मंदिर में जाकर प्रार्थना की, लेकिन सेठ को चिंता थी। 10 दिन, फांसी का फंदा तैयार था, जेल में रामेश्वर रो रहा था। सेठ रात दिन सोचते, क्या बाबा साहेब कर पाएंगे? दिन बीत गए। आखिरकार कोर्ट का दिन आया। बॉम्बे हाई कोर्ट का वो रूम जहां हवा में कानूनी बहसों की सुगंध तैरती थी। जज साहब एक ब्रिटिश अधिकारी गाविल के साथ बैठे थे। दोनों पक्षों के वकील मौजूद थे। अभियोजन पक्ष का वकील एक चालाक ब्राह्मण था जो सबूतों को मजबूत बता रहा था। बाबा साहेब खड़े हुए, काला कोट में, चेहरे पर शांत भाव। सेठ बाहर इंतजार कर रहे थे, हाथों में माला। जब जज ने पूछा, मिस्टर अंबेडकर, आप कुछ दलील देना चाहेंगे? तो बाबा साहेब ने सिर झुकाकर कहा, नहीं साहब, आप अपना फैसला सुनाइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। अभियोजन पक्ष का वकील मुस्कुरा पड़ा। सेठ का दिल बैठ गया। ये क्या, कोई दलील ही नहीं, हम तो हार गए। सेठ मन ही मन रो रहे थे। बैरिस्टर साहब, मैंने आपको भरोसा किया था, आपने तो कुछ बोला ही नहीं। जज ने फैसला सुनाया, फांसी की सज़ा। सेठ का संसार फिर उजड़ गया। वे बाहर रोते हुए चले गए, सोचते, भगवान, यह कैसा न्याय। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सज़ा के बाद रामेश्वर को फांसी के लिए ले जाया गया। जेल का वो काला कमरा जहां फंदा लटक रहा था। रामेश्वर के गले में रस्सी डाली गई। जेलर ने लीवर खींचने को तैयार किया। सेठ और सेठानी घर पर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अधिकारी आया। सजा स्थगित, अपील की गुंजाइश है। सेठ हैरान, क्या हुआ? असल में बाबा साहेब ने एक चाल चली थी। कोर्ट के फैसले में लिखा था फांसी की सज़ा, लेकिन बाबा साहेब ने कानूनी किताबें खंगाली। उन्होंने पाया कि ब्रिटिश कानून में मौत की सज़ा को डेथ सेंटेंस कहा जाता है, न कि हैंगिंग सेंटेंस। फांसी तो सज़ा का तरीका है, लेकिन सज़ा मौत की होनी चाहिए। बाबा साहेब ने अपील दाखिल की, माय लॉर्ड, आपने फांसी की सज़ा दी थी, मौत की नहीं। यह तकनीकी खामी है, अपील की अनुमति दी जाए। जज प्रभावित हुए। अपील स्वीकार। रामेश्वर की जान बच गई, वो निर्दोष साबित हुआ।
क्योंकि बाबा साहेब ने सबूतों में एक छोटी सी दरार ढूंढ ली। गवाह गलत था। कोर्ट के अंदर के वकील चुप हो गए। जो बाबा साहेब को चिढ़ाते थे, महार जाति कहते थे, वे अब सिर झुकाए खड़े थे। ये दिमाग, ये बुद्धि हमसे कहीं ऊपर है। बाबा साहेब ने रामेश्वर को छुड़वाया और खुद सेठ के घर ले गए। दरवाजे पर सेठानी रो रही थी। बाबा साहेब ने कहा, लो तुम्हारा बच्चा। सेठानी ने बाबा साहेब के चरण छुए। आप देवता हैं। सेठ ने कहा, बाबा साहेब आपने ब्राह्मण कुल का उद्धार किया। बाबा साहेब मुस्कुराए, जाति का क्या, न्याय सबका है। प्रोफेसर तिवारी ने यहाँ ठहराव लिया। सभागार में तालियां गूंजी। लोग रो रहे थे। एक महिला ने कहा, बाबा साहेब ने हम ब्राह्मणों के लिए भी इतना किया, हम गलत थे। तिवारी ने कहा, ऐसे थे बाबा साहेब, उन्होंने सभी जाति, महिलाओं, मजदूरों के लिए जीवन समर्पित किया, मरते दम तक भलाई सोची। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।